तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ इनकम टैक्स की, तो आईटीआर फाइलिंग के बेसिस के बारे में। ठीक है। तो इसमें आप साथ साथ व्यू करते रहना, कोई भी क्वेरी हो ना, कुछ भी लगे साथ साथ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ साथ पूछते रहना ताकि क्लैरिटी मिलती रहे। और जो है एक एक करके बिल्कुल बेस लेवल पे चलेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात बात स्क्रीन विजिबल है ना, विजिबल है। सबसे पहले बात करेंगे कि जब हम आईटीआर फाइलिंग है, अब टाइम आ चुका है आईटीआर फाइलिंग का। ठीक है। मेनली जो हमारा मंथ रहता है जून से शुरू हो जाता है। ठीक है। जून जुलाई तो हमारी जाती है नॉन ऑडिट वाले केस की। ठीक है। फिर हमारा अभी भी पार्ट खत्म नहीं होता, ये जो है रिटर्न का टाइम अभी हमारी सितंबर तक में भी फाइलिंग हुई। ठीक है। ऑडिट वाले केस के लिए टाइम लिमिट एक्स आगे होती है। अभी जो होती है मेजरली फाइलिंग अभी हो जाती है क्योंकि नॉन ऑडिट वाले केस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हमारे ये 2 मंथ जो है ज़्यादातर इसमें ऑक्यूपाइड रहेंगे आईटीआर फाइलिंग में। ठीक है। अब इसके बिल्कुल बेस लेवल पे चलेंगे ताकि अगर आईटीआर में कुछ भी नहीं पता तो भी हम जो है इतने कैपेबल हो जाए कि आईटीआर फाइलिंग कर पाए। ठीक है। अभी बिल्कुल हम जीरो लेवल पे हैं, ये मान रहे हैं हमें आई भी नहीं पता आईटीआर का। ठीक है ना। अभी आईटीआर में इनकम टैक्स रिटर्न मतलब सब कुछ है, हम आई भी नहीं पता, उस लेवल पे शुरू करें। ठीक है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि टाइप्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है। ये एक बहुत मेजर चीज है जिसको सबसे पहले समझना है कि इनकम किस किस तरीके से हो सकती है। बताओ कौन कौन से तरीके से आपको लगता है कि इनकम हो सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हो सकती है? कुछ भी, कोई भी। देखो इनकम आपके आसपास इतने लोग कमा रहे होंगे, कोई तो जरिया होगा। तो क्या क्या जरिए हैं वो पूछ रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं, बताओ क्या। कोई सेल कर रहा है सेल ऑफ प्रोडक्ट कह रहे हो आप किसी चीज का। हाँ जी, और बताओ। बहुत चीजें होंगी ऐसे तो आपको कितनी चीजें सोच सकते हो, बताओ ना। हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन शेयर से। अच्छा। हाँ, बाय वर्किंग। ठीक है। वर्किंग, इसको हम जॉब कह देंगे हैं। ठीक है। और क्या जरिए हो सकते हैं? हैं बिजनेस, सेल ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस में ही आ गया वैसे एक तरीके से, है ना। बिजनेस इसी के आगे लिख देते हैं। और बताओ और क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से कोई भी इंसान कैसे कमा सकता है। बहुत ही ऑप्शन आने चाहिए माइंड में इसमें तो, आजकल तो इतने जरिए हैं। हैं एडवर्टीज, ये तो चलो जॉब का वो पार्ट हो गया ना, बिजनेस का अलग अलग फॉर्म के बिजनेस हो गए, कोई सर्विस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, कोई सर्विस हो रहा है। ये सारे तो बिजनेस हो गए। इसके अलावा रेंट हो गया। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, लिखने को मैं भी लिख दूंगा लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप सोच पाओ। ठीक है ना, पर्पस ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो मैं तो सीधा सीधा बोल दूंगा, फर्क उसमें मजा नहीं आएगा। सोचो, आप बताओ कोई और कौन से जरिए हो सकते हैं। हैं फीस, किस उसमें ट्यूशन फी कह रहे हो आप? अच्छा, और बताओ कैसे कमाई, कोई आसपास आपके सर्कल में कोई कमा रहा है, वो क्या क्या सोर्सों से कमा रहा है, कैसे लोग कमा रहे हैं। हाँ, शेयर मार्केट से कमाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया शेयर्स, डिविडेंड आ रहा है उससे। ठीक है, और बताओ। रेंटल बताया, और हाँ 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 सब है। जिस चीज से भी कमाई हो रही है वो कमाई का जरिया है, वो बताओ। इंटरेस्ट लिख दिया, और एग्रीकल्चर हो गया, और बताओ। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का पार्ट हो गया वो एक तरीके से, है ना। बिजनेस का हो गया, मतलब हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं, क्या क्या अलग अलग क्या क्या दायरे हैं। और कोई, और क्या क्या तरीके हैं, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। प्रोफेशनल्स हो गए। ठीक है, सर्विस के केस में प्रोफेशनल्स मान लो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए, एडवोकेट, मतलब ये सर्विस कैटेगरी हो गई, एक बिजनेस कैटेगरी हो गई। और कोई बताओ, और कुछ लग रहा है। बैटिंग हो गई,
बैटिंग लॉटरी, ठीक है। कसिनो। और बताओ, देखो अब मैं, मेरे को बोलना पड़ रहा है, मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग बोलोगे ऐसी चीजें। कसिनो तो इसी में आ जाएगा। हाँ, और बोलो। आजकल ड्रीम इलेवन चल रहा है ना। और जरिए जो भी है बताओ ना, ड्रीम स्पॉन्सर है, सब क्रिप्टो करेंसी हो गई। क्रिप्टो हो गई, और बताओ। हम्म। चलो इसी को जो हमने अभी तक सोचे हैं, इसको अगर हम समराइज करें, तो इसके अलग अलग ना दायरे बन जाते हैं। ये इनकम हमने मोटा मोटा सोचा, ठीक है। ये इसमें हमने सेल ऑफ प्रोडक्ट की बात कह दिया, कैपिटल गेन कह दिया, जॉब कह दिया, रेंट कह दिया, ट्यूशन फी कह दिया, इंटरेस्ट कह दिया, एग्रीकल्चर इनकम कह दिया, प्रोफेशनल कह दिया, बैटिंग कह दिया। सर और इंट्रा ट्रेडिंग आईपीओ ये भी सर इसी में कौन है। सा? इंट्रा ट्रेडिंग आईपीओ एफ एंड ओ। इंट्राडे? हाँ इंट्रा ये मतलब शेयर्स एक ही कैटेगरी में ले लिया हमने वैसे इसको, इंट्राडे। ट्रेडिंग। इंट्राडे, और क्या कह रहे हो? आईपीओ हो गया। आईपीओ, ठीक एफ है ना। एंड इस ओ। पे वैसे ये दो पार्ट में होता है, इसका कुछ पार्ट जो है ना शेयर्स का, ये जाता है कैपिटल गेन में, कुछ को बिजनेस माना जाता है, ठीक है इसको। और बताओ, और कुछ लग रहा है तो वो ऐड करो, अच्छी बात है, क्लैरिटी मिलेगी माइंड को, बहुत अच्छी। हाँ, और ठीक है, अगर हम अभी तक जो हमने लिखे हैं 10-15 जितने भी लिखे हैं, ये अगर हम इसको कहें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट एक तरीके का बिजनेस हो गया, ठीक है, बिजनेस आ गया ये। अब एक दूसरा आपने लिया कैपिटल गेन, ठीक है, आपने पहले कैपिटल गेन बोल दिया, फिर शेयर्स और डिविडेंड, ठीक है। ये कैपिटल गेन तो एक हेड हो गया, इनकम का जरिया। शेयर्स आपने खरीदे, उससे आपको शेयर परचेज सेल से गेन मिल गया, और एक आपको डिविडेंड मिल गया, दो दो तरीके से मिलेगा ना अमाउंट, ठीक है। एक हो गया, तीसरा जॉब, ठीक है, जॉब तीसरी कैटेगरी आ गई। तो एक तो हम बिजनेस में डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा आपने कैटेगरी का ही नाम ले लिया कैपिटल गेन, ठीक है। तीसरा आपने कैटेगरी ले ली जॉब, चौथी आपने कैटेगरी ले ली रेंट, चार कैटेगरी ले ली। अब आई टू फीस। अब फीस ट्यूशन फी है, अब ये कोई ट्यूशन फी डिपेंड कर रहा है कि उसका बिजनेस है या वो वैसे पार्ट टाइम कर रहा है, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये अब आप प्रोफेशनल कह रहे हो, तो ये प्रोफेशनल जो इस साइड पे आ रहा है ना प्रोफेशनल, ये इसके लिए, इसको टैक्स करने के लिए एक हेड दिया गया है, पीजीबीपी बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। उसमें चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो सर्विस से हो, दोनों पीजीबीपी में ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहला वाला जो मैंने मार्क किया था, इसके आगे भी 1 लिख दिया, दोनों के आगे 1-1 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एक ही हेड में जाएंगे। किस हेड में जाएंगे? पीजीबीपी, ठीक है। इस टर्म को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जितनी भी आईटीआर वगैरह भरोगे, आपको कॉमनली पता होना चाहिए लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इस हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है, पीजीबीपी। दोबारा ये चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये बेसिक है, बिल्कुल पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डिटेल में अभी वैसे बता रहा हूँ। अब दूसरा जो सेकंड नंबर हमने डाला, इसका हेड का नाम ही कैपिटल गेन है, ठीक है। सेकंड के आगे लिखना आप कैपिटल गेन, मतलब शेयर्स, ये आपने लिख दिया डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड जो है वो नहीं रहेगा। शेयर्स आपने 100 रुपए का खरीदा, शेयर आपने वो 140 का बेच दिया, तो 40 रुपए का कैपिटल गेन हो गया। लेकिन उस शेयर के ऊपर जो आपको बीच बीच में डिविडेंड आ गए, इंटरिम डिविडेंड वगैरह, फाइनल डिविडेंड वगैरह कंपनी देती है ना, वो जो डिविडेंड बीच बीच में दे रही है, 2 रुपए 3 रुपए, वो क्या है? वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे, ठीक है, उसके लिए अलग हेड है, ठीक है। मैं अभी हेड वाइज आपको बता रहा हूँ। अब ये तीसरी जो कैटेगरी आपने जॉब बताई, इसके लिए हेड बनाया इनकम टैक्स ने, सैलरी हेड, ठीक है। ये हेड साथ साथ नोट करना, पहला वाला पीजीबीपी, सेकंड कैपिटल गेन, थर्ड वन इज सैलरी, ठीक है। तीसरा सैलरी, चौथा आपने इनकम बताई रेंट की, तो रेंट के लिए उन्होंने बताया एक हेड अलग से बनाया, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी 20 लाख की, और मान लो उसने 40 लाख की बेची, तो कहाँ टैक्सेबल होगा वो? नहीं, ये चीजें देखो, मैंने जानबूझ के अभी ये क्वेश्चन पूछा, ये हाउस प्रॉपर्टी में रेंट के आगे लिख रहे हैं, देखो हम, तो ये रेंट जो है ना, उसने प्रॉपर्टी ली, उसने किराए पे चढ़ाई, वो जो किराया आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कल को उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी, तो उसने 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 30 लाख की बेच दी, तो ये जो 10 लाख है वो कैपिटल गेन है वो उसका, ठीक है। दोनों में फर्क है, दोनों प्रॉपर्टी से मिले हैं, एक मिला है प्रॉपर्टी लेके बेची है, उस पे जो गेन हुआ है वो जाएगा कैपिटल गेन पे, और जो किराए की इनकम आ रही है वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। बाकी ट्यूशन फी हो गया, ये नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसका बिजनेस है तो पीजीबीपी में जाएगा, अगर वो वैसे ही पार्ट टाइम वैसे कर रहा है तो वो अदर सोर्सेज पे भी टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो इन्होंने इनकम टैक्स हेड में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना सिर्फ 5 हेड बनाए हैं, 5 हेड ही बनाए हैं, कौन कौन से?
जो अभी हमने लिखे, पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, ये 4 हेड बनाए इन्होंने। अब अब क्या होगा कि इनकम खाली इन 4 की तो होगी नहीं, इनकम तो देखो हमारी अभी और भी बच रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके अलावा आपकी कोई इनकम है तो आप कहाँ ले जाओगे, अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज जो है वो रेजिडुअल है, मतलब बाकी का बचा हुआ इस तरीके से। ठीक है, आपके डिपेंड करेगा इनकम की कैटेगरी क्या है। अब ये जैसे ये है, ये बैटिंग लॉटरी, इनको ना स्पेशल इनकम माना जाता है, स्पेशल कैटेगरी में बोलते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि इनको अलग से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें ना ये स्लैब रेट होता है, एक स्लैब रेट होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन पे स्लैब रेट नहीं लगता, इसमें फ्लैट रेट लगता है टैक्स। जैसे 100 रुपए कमाए तो सीधा 30 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए। ठीक है, किसी की इनकम मान लो कुछ नहीं है, उसको बाई चांस उसकी लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, अब वो कहेगा यार 5 लाख पे तो टैक्स ही जीरो है, तो मेरे को कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। लेकिन वो स्पेशल इनकम में आती है, तो तो उसको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको सीधा गवर्नमेंट जो है पहले ही उसका टीडीएस काट लेगी 30%। ठीक है, दोनों में फर्क है। स्लैब रेट जो होता है वो नॉर्मल इनकम में होता है, जो हमने 5 हेड की बात करी है नॉर्मल इनकम है। लेकिन ये कुछ ऐसी इनकम होती है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये सब स्पेशल इनकम मानी जाती है, इसमें फ्लैट रेट लगता है हमेशा। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट है, ये जाएगा अदर सोर्सेज पे। ठीक है, 5 5 नंबर दे रहा हूं मैं इसको, फिफ्थ हेड, इसके आगे फिफ्थ लिख रहा हूँ, 5वां नंबर। अब ये एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम एक अलग से एक्सप्लेन किया गया है, एग्रीकल्चर इनकम को अलग से एक्सप्लेन इसलिए किया गया है क्योंकि ये इसका फिनोमिना अलग है। किसी का एग्रीकल्चर इनकम होती है तो एग्रीकल्चर इनकम को एक एग्जेम्प्ट किया गया है इनकम टैक्स में। ठीक है, इसकी कैटेगरी एक अलग से कैलकुलेशन बनती है इसकी, अगर किसी की भी एग्रीकल्चर इनकम होगी तो वो एग्जेम्प्ट की होती है। ठीक है, उसकी कैटेगरी है, जैसे 5,000 तक की एग्रीकल्चर इनकम है या उससे ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम वो टैक्स स्पेशल, इस पे भी लगता है हाँ एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर स्लैब पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनकम कौन सी होती है? प्रिजम्पटिव अभी हम बात करेंगे, इस पे आएगा। सही कि आपने पॉइंट पूछा, लेकिन ये अभी हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे ना हेड वाइज, तो वो प्रिजम्पटिव इनकम की बात करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम और स्पेशल इनकम, ठीक है, इन दोनों को आप अलग से स्टार मार्क कर लो। ठीक है, क्योंकि इनकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ। इनका कैटेगरी अलग है, बाकी जो नॉर्मली रहता है उनके लिए, सबके लिए नॉर्मल सिस्टम ही चलता है। स्लैब रेट में। हाँ, अब ड्रीम 11 ये हमने स्पेशल उसमें डाल दी, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इसको भी इसी का अभी जो है ये नया नया इसके इनकम टैक्स के प्रोविजन आए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि क्रिप्टो वगैरह लीगल, क्योंकि लीगल टेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे इशू थे इसमें। ठीक है, और इंट्राडे आईपीओ वगैरह, इस पे भी डिपेंड करता है। इंट्राडे जो है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका बिजनेस है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिजनेस होगा आप पीजीबी पेड में ले जाओगे, अगर नहीं होगा तो आपको कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और इसमें ही अगर एक और होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं उसको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो हमेशा बिजनेस माना जाता है। ठीक है, एफएनओ बोलते हैं, अगर सुना हो आपने, एफएनओ सुना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो हमेशा उसको बिजनेस ही माना जाता है। ठीक है, उसको बिजनेस कैटेगरी में लेंगे ना, हम कैपिटल गेन में लेंगे ना, उसको हम अदर सोर्सेज में लेंगे। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा बाइफरगेट किया इनकम को, कि ये तरह की इनकम हो सकती है, और उनके ये हेड है, 5 हेड है। कौन कौन से? जॉब रेंट नहीं, आप हेड पूछ रहे हैं अब। हाँ हाँ कैपिटल हाँ अदर सोर्सेज हाँ स्पेशल इनकम। हाँ, 5 हेड हो गए, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और सैलरी एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, ये 5 हेड ऑफ इनकम हो गई। अब ये हो गई इनकम की बात। अब इस इनकम में कुछ गवर्नमेंट जो है रियायत भी देती है। ठीक है, इसमें क्या रियायत देगी, अब हम वो बात करते हैं। रियायत जो मिलती है इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन बोलते हैं उसको, डिडक्शंस। ठीक है, ये डिडक्शंस चैप्टर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6A में लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी चीजें हैं, आप किसी सैलरीड की रिटर्न भरोगे, किसी बिजनेसमैन की भरोगे, किसी और किसी की भी भरोगे, किसी भी कैटेगरी की इनकम है, उनमें ये चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है ना, ये हर रिटर्न्स में आपको मिलेंगी, इसलिए बिल्कुल बेसिक वाली चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 6A की डिडक्शन बोलते हैं। इसमें डिडक्शंस अलग अलग होती है, 80 ऐसे करके, सेक्शन 80C, 80D। ठीक है, ये सेक्शंस हैं अलग अलग इसमें, 80U, ठीक है, 80TTA, 80TTB,
ये सारे सेक्शंस हैं इसके, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमने ऊपर इनकम कैलकुलेट करी, ये डिडक्शन गवर्नमेंट जो है रियायत दे रही है, ठीक है। मान लो ऊपर की पांचों का टोटल करके आया किसी का 6 लाख, तो 6 लाख पे टैक्स लगना चाहिए। उसके बाद 6 लाख पे पहले ये लेस होगा, ठीक है, डिडक्शन मिल रही है उसको, तो 6 लाख पे ये लेस हो जाएगा। फिर जो बचेगा, मान लो ये टोटल मिला के, इन डिडक्शंस का टोटल मिला के, ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ATC, D ऐसे और भी हैं, ठीक है ना। तो इनका टोटल मिला के मान लो 2 लाख है, तो 6 लाख में से 2 लाख कट गया तो 4 लाख। अब 4 लाख में देखेंगे कितना टैक्स बनेगा, ठीक है ना। जिस हिसाब से भी किसी की 15 लाख इनकम है, 15 लाख में से उसकी 3 लाख की डिडक्शन है, तो 12 लाख पे फिर टैक्स लगेगा। पहले ये डिडक्शन कट जाती है, उसके बाद टैक्स। फिर नेट टैक्सेबल इनकम आएगी, ठीक है ना। पहले सबसे पहले लिमिट होता है ना ये जो सेक्शन। हाँ, अभी वो देखते हैं किसकी क्या लिमिट, अलग अलग सेक्शन, हर एक की ना अलग अलग लिमिट्स हैं, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज, ठीक है। 80C में बहुत सारी कैटेगरी आती है, जैसे ट्यूशन फी कोई पे कर रहा है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारी हैं इसमें, कोई 5 साल की FD क्रिएट कर रहा है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, उसको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये पेमेंट के ऊपर है कि कितने पे कर रहा है वो, उस हिसाब से इसमें डिडक्शन मिल जाएगी। और इसमें मैक्सिमम स्लैब भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ऐसा ना हो ना कि वो ये वाली डिडक्शन के लेके अपनी इनकम ही बिल्कुल वो कर ले। इसलिए 1.5 लाख का मैक्स इसमें जो है 1.5 लाख का मैक्सिमम स्लैब है 80C में, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, ये इसमें जो मेजरली यूज होते हैं, जो मेजरली आपको रिटर्न्स में, जैसे 80C मिलेगा, 80D मिलेगा, 80TTA मिलेगा, ये मोस्टली काफी रिटर्न में 80% रिटर्न्स में ये डिडक्शंस मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये डिडक्शंस तो बहुत हैं, डिडक्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये डिडक्शंस ऐसी हैं जो मोस्टली हर ITR में आपको दिखेंगी दिखेंगी, ठीक है। तो इसके लिए इसके बारे में पता होना चाहिए, इन डिडक्शंस के बारे में तो कम से कम पता ही होना चाहिए। जैसे इसकी डिडक्ट इसकी ये मेडिक्लेम के ऊपर होती है, कोई मेडिक्लेम पे कर रहा है, मेडिक्लेम का प्रीमियम, तो वो जाएगा 80D में, उसकी 25,000 50,000 अलग अलग कैटेगरी वाइज रिडक्शन मिलती है, ठीक है ना। ये 80TTA है, जैसे इंटरेस्ट किसी को मिलेगा तो वो उसकी इनकम में जुड़ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने बेनिफिट भी दे रखा है कि अगर वो इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक का है तो उसमें जितना भी इंटरेस्ट है वो लेस हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 है, ठीक है। 80TTB भी ऐसे ही है, ये सेविंग अकाउंट और FD का इंटरेस्ट जो होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। मेजरली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं जो मैं आप मार्क कर देता हूँ, ताकि ये इनके बारे में ध्यान रखनी है हर ITR बढ़ते हुए, कि ये वाली आपने कंसिडर कर ली है नहीं कर ली। इनकम के 5 हेड, डिडक्शंस के ये 3 है, बहुत और अलग कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी उनमें और भी डिडक्शंस आएंगी, ठीक है, लेकिन ये मेजरली काफी रिटर्न्स में आएंगी, ठीक है ना। इसलिए ये ही बेसिक वाले तो पता ही होनी चाहिए। मैं एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम, बेसिकली ये है कि इसमें ये नहीं बात कर रहे कि डिडक्शन ये चेक करनी है हमें, ये है कि हम तरीका समझ रहे हैं कि पहले इनकम लेनी है, फिर डिडक्शंस लेनी है, ठीक है ना। 10 में से 2 रुपए लेस हो गए, फिर 8 रुपए आए, अब 8 रुपए में गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स दे दो, ठीक है ना। मोटा मोटा एक स्टेप समझ रहे हैं कि स्टेप 1 क्या है, इनकम कैलकुलेट करना, स्टेप 2 क्या है, डिडक्शन कैलकुलेट करना, स्टेप 3 क्या है, नेट निकालना, ठीक है ना। स्टेप 3 क्या हो गया हमारा, अब हम नेट निकालेंगे, इनकम माइनस डिडक्शंस, इसको बोलते हैं हम नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इस जो सबसे पहले था वो होता है ग्रॉस, उसको बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन लेस कर दी तो आ गया नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 10 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 8 लाख, ठीक है। अब हमें 8 लाख के ऊपर इसको कंसिडर करना है टैक्स के लिए, ठीक है ना। इस 8 लाख पे अलग अलग हेड ऑफ इनकम है, पांचों के पांचों हो सकती हैं, 5 में से कोई एक हो सकती है, 5 में से 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, ठीक है ना। कि हर बंदे की डिपेंड करेगा क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उसके हिसाब से हो सकता है वो सैलरीड हो तो सैलरी हेड पे जाएगी, बिजनेस वाला है बिजनेस हेड पे जाएगी, ठीक है ना। उसने उसके बाद प्रॉपर्टी भी है, मान लो किराए पे दे रखी है तो हाउस प्रॉपर्टी भी ऐड हो गया साथ में, उसने साथ में कोई शेयर ट्रेडिंग करी थी उस साल में, सेल परचेज कर ली तो कैपिटल गेन भी ऐड हो गया साथ में, या उसने कोई प्रॉपर्टी बेच दी थी उस साल में तो वो कैपिटल गेन भी ऐड हो गया,
ठीक है। इनके अलावा और कोई इनकम आ रही है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, तो हर एक के सेविंग अकाउंट में पैसे बड़े होते हैं, उस पर इंटरेस्ट आता रहता है, तो वो अदर सोर्सेज में ऐड हुआ। इसलिए आपको मेजरली कौन कौन से हेड मिलेंगे, दो हेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मेजरली दो हेड कौन से हो गए, अगर वो सैलरीड है तो सैलरी और अदर सोर्सेस, क्योंकि सैलरीड है, सैलरी से कमा रहा होगा और बैंक में पैसे जा रहे होंगे तो उसको उसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अगर वो बिजनेस वाला है तो भी मेजरली दो होंगे, कौन कौन से, एक तो बिजनेस का पीजीवीपी, और और बिजनेस से भी कमा रहा है तो बैंक में कुछ पैसे तो होंगे, तो ठीक है ना। तो ये दो हेड तो मोस्टली आपको मिलते ही मिलते हैं, बाकी भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी की इनकम है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मेजरली आप आईटीआर में तीन डिडक्शंस जो मैंने मेजरली बताई, मतलब ये नहीं है कि यही तीन ध्यान में रखनी है, इससे हमें फ्लो ध्यान में रखना है कि इनकम में इस तरीके की इनकम आ सकती है, कोई भी पांच में से कोई भी आ सकती है, मेजरली ऐसी ऐसी आती हैं, एक रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि ऐसी सैलरीड है तो सैलरी और ये तो ऑब्वियसली आएगी आएगी, बिजनेस वाला है तो पीजीबीपी और अदर सोर्सेज वाली आएगी आएगी। और डिडक्शन में ये कॉमन डिडक्शन है जो हर कोई क्लेम करता है, एटीसी एटीडी और ये इंटरेस्ट की डिडक्शन, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट की डिडक्शन वगैरह आएंगे। इसके बाद नेट टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है चौथा स्टेप कि गवर्नमेंट ने टैक्स कैसे लेना है। वो डिपेंड करता है कि उसका स्लैब रेट क्या है, किस स्लैब रेट पे फॉल कर रहा है। अब इस बजट 2023 में स्लैब रेट फिर चेंज हो गया, ठीक है, स्लैब रेट फिर चेंज हो गया। जैसे सुना होगा तुमने 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं है, 7 लाख तक टैक्स नहीं है, 7 लाख तक, है ना, ये सुनते हो ना। इसकी गहराई में गए कि कितना टैक्स नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, जो टैक्स नहीं है हमें दिखता है ब्रॉडर सेंस में, जब हम इसकी गहराई में देते हैं जाते हैं ना, पहले जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था, 5 लाख तक, 5 लाख तक चलता था, वही आप 5 लाख 1,000 रुपये डालो इनकम टैक्स की साइड पे, वो आपको 13,000 रुपये टैक्स बना के दे देगा, 1 रुपए की वजह से। 1 रुपए की इनकम पे आप 1,000 रुपये की इनकम बढ़ी तो 13,000 रुपये टैक्स निकाल दिया गवर्नमेंट। यही 4,99,999 डालोगे तो जीरो कर देगा वो। ये बेसिकली चीज, तरीका गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत सारी डिस्कशन होती है ऐसी, क्योंकि आप 5 लाख से एक नीचे आते ही जीरो हो गया, 5 लाख से एक ऊपर जाते ही 13,000 रुपये टैक्स हो गया, तो ये फिनोमिना गलत है। और वही अब 5 लाख को 7 लाख, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिबेट की वजह से हो रहा है। एक रिबेट गवर्नमेंट देती है, 87A सेक्शन है उसका, वो रिबेट जो होती है ना, जो टैक्स बन रहा होता है ना 5 लाख तक का, उसको जीरो कर देती है। पहले टैक्स बन रहा होता है 5 लाख पे, लेकिन वो रिबेट अपने आप आ जाएगी, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू करोगे वो अपने आप ले लेगा, लेकिन बेसिकली सेंस ये है कि रिबेट की वजह से वो टैक्स को जीरो कर देता है। ऐसे ही वो रिबेट अब 7 लाख की इनकम होगी तो 7 लाख पे रिबेट लग के उसको जीरो कर देगा। रिबेट की वजह से जीरो हो रही है वो, पहले वो टैक्स लगता है, पहले वो टैक्स निकालता है, जैसे पहले 5 लाख की इनकम डालते थे ना, तो वहां पे 12,500 रुपये टैक्स लगाता था वो, फिर वो उस पे 12,500 को क्या कर देता था, जीरो कर देता था, रिबेट दे देता था उतनी, 12,500 ही रिबेट दे देता था और वो जीरो कर देता था। 12,500 उसके बाद 4% एजुकेशन सेस लगाता था, तो हो जाता था 13,000 रुपये, तो 13,000 वो मतलब एक तरीके से जीरो हो जाता था, ले लो। तो ऐसे करके वो जीरो कर देता था, ये होता था। ऐसे ही 7 लाख पे कर दिया अब, ठीक है। तो ये स्लैब रेट के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि स्लैब रेट कौन सा है, ठीक है। स्लैब रेट अगर नॉर्मल वो इंडिविजुअल है, मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो इसको नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, ठीक है। नॉर्मल स्लैब रेट ओल्ड रिजीम में जाओगे तो अलग है, न्यू रिजीम में जाओगे तो अलग है, ठीक है। रिजीम को भी हम डिस्कस कर लेंगे, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम क्या है। तो ओल्ड में जाओगे तो अलग है। अब ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम, ये दो दो रिजीम क्यों है, अब ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में फर्क क्या है। अब ओल्ड रिजीम में कोई जाता है तो ओल्ड रिजीम में क्या होता है, टैक्स रेट तो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी डिडक्शन देखी ना वो मिल जाती है। ओल्ड में क्या है, टैक्स रेट हायर है, लेकिन अब कोई जाना चाहेगा, अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो ओल्ड में जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। अब न्यू में क्या है, टैक्स रेट कम है लेकिन डिडक्शन नहीं मिलती, ये दोनों में फर्क आ जाता है।
ठीक है ना, उस पर टैक्स रेट ज्यादा है लेकिन डिडक्शन मिल जाती है ओल्ड में, न्यू में टैक्स रेट कम है लेकिन डिडक्शन नहीं मिलती। तो हर बार क्या करते हैं, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उससे पहले जो है इनकम टैक्स की साइट पे भी है, इनकम टैक्स की साइट पे भी है, वहां पे भी आप जाओ ना तो इनकम डाल के वहां पे चेक भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे अगर हम ये देखो इनकम टैक्स की साइट पे गए, ठीक है, इनकम टैक्स की साइट पे जाके ना आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपका, आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट है या न्यू रिजीम में बेनिफिट है, किस में टैक्स कम बनेगा, तो उस हिसाब से जो है वहां पे हम स्विच कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कंपेयर इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है देखो असेसमेंट ईयर चूज करो, कह रहा है जैसे अब हम 23-24 की फाइल करेंगे, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, अब वो पूछ रहा है कि 60 साल से कम का है, 60 से 60 to 79 है, 680 से ऊपर है, 80 या 80 से ऊपर, क्योंकि इनके हिसाब से ना अलग अलग जो है स्लैब रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए और इसके बाद पूछ रहा है ये एनो इसकी तो ग्रॉस इनकम क्या है, जो अभी हमने करा ना एग्जाम्पल लिया था 10 में से 2 लाख माइनस किया 8 लाख, तो इसमें हम मान लेते हैं 10 लाख। ठीक है, अब डिडक्शन मिल रही है इसको 2 लाख। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे कि भैया कैलकुल, कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे आ गया देखो इनकम कंपैरिजन, राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में आ गया कंपैरिजन का, कह रहा है टोटल इनकम आपने 10 लाख दिखाई, डिडक्शन 2 लाख दिखाई, कहता है ओल्ड टैक्स रिजीम में 75,400 रुपये बन रहा है, और अगर आप न्यू ऑप्ट करते हो तो 78,000 रुपये। ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा है व्यू कंपैरिजन, यू सेव 2600 रुपये, अगर आप ओल्ड ऑप्ट करते हो तो आपके 2600 रुपये बच जाएंगे। यहाँ पे कंपेयर, ये इसने कंपैरिजन भी दिखा दिया, ओल्ड में 10 लाख में से देखो 2 लाख लेस हो रहा है ओल्ड में, जब भी हमने बात करी कि लेस हो जाता है, लेकिन न्यू में जो है डिडक्शन लेस नहीं होती। ठीक है ना, दोनों में इस तरीके से फर्क होता है, इसलिए जो है हम रिटर्न फाइलिंग करने से पहले एक बार चेक करेंगे कि कौन सी रिजीम में हमें टैक्स कम बन रहा है। ठीक है ना, जिसमें कम बन रहा है उसके हिसाब से प्रोसीड करें। ठीक है, तो स्लैब रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, और उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा टैक्स कितना बन रहा है। तो ये तो बात रही टैक्स की स्लैब की। अब जैसे बात, एक पॉइंट ये था, और फिर टाइम लिमिट्स क्या है, टाइम लिमिट्स जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, अभी जो इंडिविजुअल नॉन ऑडिट केस है, नॉन ऑडिट नॉन जहाँ पे ऑडिट नहीं होनी है, ऑडिट के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे कि किन किन केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। हर केस में ऑडिट नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन कुछ केस में ऑडिट करानी पड़ती है, मैंडेटरी होती है। ठीक है ना, ऑडिट किस में करानी पड़ेगी, बिजनेस में होगी मोस्टली, है ना, बिजनेस में आएगी जब वो इनकम, तब उसकी ऑडिट होनी है या नहीं होनी तब हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके अलग पैरामीटर है, उसका सेक्शन अलग से, सेक्शन 44A B सेक्शन है, उसमें चेक होता है कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी जो फाइलिंग हो रही है वो नॉन ऑडिट वाले हैं, जिनकी ऑडिट नहीं होनी, तो ज्यादातर वही होते हैं, ज्यादातर लोगों की ऑडिट नहीं होती। ठीक है, जैसे जिसकी इनकम या जिसकी बिजनेस की रेंज ज्यादा होती है, इन करोड़ होती है, अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ आपको ताकि हल्की सी क्लैरिटी मिले, जिसकी इनकम इन करोड़ सेल्स मतलब, ठीक है, टर्नओवर बेस्ड रहती है, अगर करोड़ में है, ठीक है, करोड़ का अलग अलग पैरामीटर है, वो 1 करोड़, दो, मतलब ऐसे से है, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो टॉपिक हम डेविएट कर जाएंगे। आप ये लगा के चलो कि जिसके करोड़ में है उसी को ही ऑडिट करानी है, उससे नीचे वालों को नहीं करानी, इसलिए मोस्टली लोगों को ऑडिट नहीं करानी पड़ती। ठीक है ना, तो अभी जो इंडिविजुअल नॉन ऑडिट वाले केस हैं, तो वो इंडिविजुअल में सैलरीड भी आ सकता है, सैलरी वाले भी आ सकते हैं, बिजनेस वाले भी आ सकते हैं। बिजनेस वाले कौन से होंगे, जो नॉन ऑडिट वाले हैं, जिसको ऑडिट नहीं करानी। उसके लिए क्या डेट है, 31 जुलाई 2023। जैसे अभी जो फाइलिंग हो गई है फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर की होगी, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, फाइनेंशियल ईयर 22-23, पिछले साल की तो रिटर्न 31 मार्च क्लोज हो गया, अब राइट फाइल करोगे ना तो 31 जुलाई जो है उसकी लास्ट डेट होती है। ठीक है, अब ऐसे ही ऑडिट वाले केस होंगे उसकी सितंबर होती है। ठीक है, उसकी 30 सितंबर जो है वो डेट रहेगी। ठीक है, इसलिए अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग डेट है। तो ये जो है ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से में हमें ऑडिट करानी है, कौन से में ऑडिट नहीं करानी है, और दूसरी चीज स्लैब क्या रहेगा, और क्या था, कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है ना, हेड क्लियर होना चाहिए, अगर आपने गलत हेड में डाल दी तो उसके उसमें भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, डिडक्शन सही हेड में होना चाहिए, इनकम सही हेड में होनी चाहिए,
उसके बाद आप जो इनकम आ रही है नेट उसको कंपेयर करोगे ओल्ड वर्सेस न्यू। अगर हम अभी तक का समराइज करें तो सबसे पहले हमने इनकम का देखेंगे कौन सी ऐड में जानी है, 5 में से कौन सी ऐड में जानी है। फिर हम डिडक्शन देखेंगे कौन सी क्लेम होनी है, ठीक है। डिडक्शन हमने 2-3 ही देखी है लेकिन बहुत सारी है डिडक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने 2-3 ही लिए हैं, एक आइडिया मिल जाए, ताकि बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। इनकम में से डिडक्शन लेस करी तो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। तो नेट टैक्सेबल में हम कंपेयर करेंगे कि ओल्ड में कम टैक्स बन रहा है या न्यू में कम टैक्स बन रहा है। तो जो भी हम ऑप्ट करेंगे उस हिसाब से फाइलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये जो है फाइलिंग का मोटा मोटा प्रोसेस जो है। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।